आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ चिल्ड्रन वेडिंग का। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी शाख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर जी का नारा हमारा तो शैप ही ऐसा देखा ठहरा। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती हैं। हमारा तो शैप ही ऐसा देखा ठहरा मतलब सबको मेरे तो भाग में लिखा कि सबको देखना है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। सैफ मतलब उनका अपना कुछ नहीं है, सब परिवार का है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गया और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन कृष्णदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। कृष्णदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि कृष्णदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। गजल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया का यह वगैरह बाँह का ब्लाउज पहनना है, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि मतलब सही नहीं है। किसी भी तरह जो भी ये सब हो रहा है वो ठीक नहीं है, इसीलिए समहाउ किसी भी तरह इम्प्रॉपर मतलब ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों के ऊपर कुछ तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसी तरह तुम लोगों को भी मुझे नहीं करना चाहिए। यशोदा बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं इसी परिवार में लीन होता है। यशोदा जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझिए। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार कृष्णदा के शब्दों में और उनके ही लिहाजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह ही वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक कृष्णदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं कृष्णदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ ऐसा कहना कभी न भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे
तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। कृष्णदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर सॉरी मिल नहीं रहा अभी तो। कृष्णदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तभी कृष्णदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह कृष्णदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पीकर जाए। कृष्णदा कभी कोई से अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने कृष्णदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन कृष्णदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले कृष्णदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए हैं। जब तक कृष्णदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके लिए पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई है। कृष्णदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब हुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने कृष्णदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। यशोदा जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोदा जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं कृष्णदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहें को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। देख रहे हो आजकल की जो पीढ़ी है। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा। तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए भी यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। वाह। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपसे नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से हुआ इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा कर रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया,
कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, सुनती भी नहीं भी सुनती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, वाई.डी. पंत, यशोधर पंत। तो आपका ये पार्ट 3 आज फिनिश हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।